तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मैग्नीज, काबुल और गैरोबल्दी का योगदान को बताएं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। उदय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों को बताएं। जुलाई 1830 के क्रांति का वितरण करें। यूनान स्वतंत्रता आंदोलन को संक्षेप में लिखें। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर जो हम करने वाले इस वीडियो में, जिसमें हमारा 150 के आसपास में हमको क्या है सवाल को जवाब देना है। तो वीडियो में लास्ट तक बना रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पीछे वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। सभी वीडियो बना दिया है, इसका लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, सभी का क्वेश्चन आंसर बड़ी बारीकी से समझाकर वहाँ पे दिया गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा, आपको एकदम सही आंसर यहाँ पे मिलेगा। चलिए तो हम लोग बिना देर किए सभी पांचों क्वेश्चन के जो पांचों क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन को एकाएक करके सभी का आंसर हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो जो आप लोग तो क्वेश्चन देख ही चुके हैं, चलिए हम लोग आंसर देखेंगे एक एक करके। सभी जो पांचों क्वेश्चन देखे दीर्घ उत्तरीय, पांचों को हम लोग आंसर यहाँ दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो सभी को हम लोग यहाँ पे 150 शब्दों में उत्तर देंगे। क्या इतना शब्दों में? 150 शब्दों में। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जान लेते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या था, आप लोग को वहाँ भी दिखा होगा, यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। देखिए इटली के एकीकरण में जर्मनी नहीं मैग्नीज है, क्या है इटली के एकीकरण में मैग्नीज समझिएगा, मैग्नी, काबुल और गैरोबल्दी के योगदान को लिखें। देखिए हम लिखेंगे मैग्नी कलम के साथ तलवार में भी विश्वास रखता था। कहाँ पे? कलम के साथ तलवार में भी विश्वास रखता था। वह साहित्यकार के साथ ही एक योग सेनापति भी था, यानी वो जो था साहित्यकार के साथ एक योग सेनापति भी था। लेनिन उसे राजनीति की अच्छी समझ नहीं थी। लेनिन जो था उनकी राजनीति की अच्छी समझ नहीं थी। बार बार की असफलता के बावजूद भी वह हार मानने वाला नहीं था। कौन? लेनिन। 1848 ईस्वी में यूरोपीय क्रांति के दौरान मैग्नी को ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा। बाद में वह इटली को राजनीतिक में सक्रिय हो गए। इटली के जो राजनीतिक था उसमें क्या हो गया? सक्रिय हो गए। सक्रिय मतलब उसका देखिएगा, वह संपूर्ण इटली का ही कारण और उसके गणराज्य बनाना चाहता था, यानी गणराज्य सबको बनाना चाहता था। क्या? गणराज्य। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने इटली में चल रहे जनवादी आंदोलन को दबा दिया तो मैग्नी वहाँ से भाग गया। क्या? मैग्नी वहाँ से क्या हो गया? भाग गया। कब? जब जन आंदोलन दब गया। उससे आगे हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे सर्दिनिया लिखेंगे, उसका लिखेंगे पिंडमाउंट का शासक विक्टर एमोलिन राष्ट्रवादी था और इटली के एकीकरण चाहता था। इस काम में तेजी लाने के लिए उसने काउंटर काबुल को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। काबुल, उसके बाद देखिए लिखेंगे काबुल सफल राजनीतिक और कट्टर राष्ट्रवादी था। उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी रोड़ा है। क्या? ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ी रोड़ा यानी रुकावट मानता था। वह ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर लिया। उसकी और 1853 से 1854 में क्रीमिया युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी। किस ओर से? ऑस्ट्रेलिया की ओर, ऑस्ट्रेलिया नहीं, फ्रांस की ओर से। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फंसा और ऑस्ट्रेलिया के साथ विडमाउथ को भी बुलाया गया। काबुल इसमें सम्मिलित हुआ। अपनी कूटनीति के बल पर उसने इटली को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। इटली में ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यह काबुल की बहुत बड़ी सफलता थी। चलिए आगे देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग वहाँ भी देखे होंगे, यहाँ भी देखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। यानी जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क किस तरह सहायक किए वो हमको बताना है। चलिए हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, बिस्मार्क जर्मनी संसद यानी डायट में अपनी सफल कूटनीतिज्ञ होने के लगातार परिचय देते आ रहे थे। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थक के साथ साथ जर्मनी के एकीकरण का प्रयास में भी जुड़ा था। क्या, जर्मनी के एकीकरण में उसकी कूटनीतिज्ञ सफलता थी कि उदारवादी और कट्टरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपने समर्थक समझते थे। बिस्मार्क रक्त और लोहा के नीति का अवलंबन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहते था। क्या, सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहता था। चलिए आगे हम लोग क्या लिखेंगे, उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया, जिससे एक बिस्मार्क ने फ्रांस को मजबूती करने के प्रयास किया ताकि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया अवरुद्ध खड़ा करने में स्थगित में नहीं रह पाए। यानी अवरुद्ध खड़ा नहीं कर सके, लेकिन अपनी कूटनीतिक जाल में फंस कर उसने ऑस्ट्रेलिया से संधि कर ली। 1864, यहाँ लिखेंगे 1864 में स्लेस्विग और हॉलस्टीन राज्य को मुद्दा बनाकर उसने डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि ये दोनों राज्य इसी के अधीन थे। विजयी होने के बाद स्लेस्विग और फ्रांस को मिला था तथा हॉलस्टीन ऑस्ट्रेलिया को। इन दोनों राज्यों में जर्मन मूल के लोग की, आगे देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय थोड़ा बड़ा होगा, संख्या अधिक थी। इस कारण फ्रांस ने जर्मनी में राष्ट्रवाद भावना भड़का कर विद्रोह फैला दिया। इस विद्रोह को ऑस्ट्रेलिया रोकना तो चाहता था, किंतु फ्रांस से होकर ही उसे वहां जाना था, जिसके लिए काबूल ने उसे मना कर दिया। बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया से युद्ध अवश्य मानता था, लेकिन उससे उसकी मंशा थी कि दुनिया ऑस्ट्रेलिया को ही आक्रमणकारी समझे। दोनों युद्ध शुरू हो गया जब फ्रांस तटस्थ बना रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 1866 में फ्रांस के खिलाफ सोदावाना के युद्ध में घोषणा कर दी थी। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, इतना जरूर लिखेंगे। देखिए, संधि के अनुसार फ्रांस के पक्ष में इटली ने ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण कर दिया, अतः ऑस्ट्रेलिया दोनों ओर से घिर गया और बुरी तरह हार गया। फलस्वरूप ऑस्ट्रेलिया का जर्मनी क्षेत्र पर से प्रभाव समाप्त हो गया, लेकिन उसी संधि उसकी मंशा थी कि दुनिया ऑस्ट्रेलिया को ही आक्रमणकारी समझे। दोनों युद्धों में शुरू हो गया जब एक फ्रांस, ये तो हमारा यहीं आंसर यहीं तक लिखेंगे, क्या था यहाँ तक, इतना हमारा कोई चीज़ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन में भी देखे होंगे। है क्वेश्चन नंबर क्या है कि राष्ट्रवाद का उदय और प्रभाव पर चर्चा कीजिए। एक क्वेश्चन आपने वहाँ भी देखा होगा। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ है। क्रांति के फलस्वरूप पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का लहर उठ गया। फलस्वरूप अनेक छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ। बल्कन क्षेत्रों में छोटे राज्यों एवं जातियों के समूहों में भी राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में तो राष्ट्रवाद इतनी कटस्थता से ऊपर की साम्राज्यवाद फैलाई में एक दूसरे को होड़ करने लगे। यह राष्ट्रवाद का नकारात्मक एवं घृणित पक्ष था। औद्योगिक क्रांति के सफलता भी कट्टर राष्ट्रवादिता को हवा देने, आगे देखिएगा,
हम लोग यहाँ से लिखे हैं लगी। ये बड़ी साम्राज्यवाद समर्थक एशिया और बाद में अफ्रीकी में अपना विश्वास बनाना लगे। इसके लिए इसमें अनेक युद्ध भी हुए। जो जितना शक्तिशाली था उतना ही वह बड़ा भाग कब्जा कर बैठा। इन उपदेशवादियों ने जहां अपनी जड़ जमाई वहां उन्हें खुलकर शोषण किया। उपनिवेशों में से उन्हें दो लाभ प्राप्त हुए थे। एक तो उनको औद्योगिक के लिए कच्चे माल के आसानी से मिलने लगा और दूसरा यहाँ की तैयार माल का बाजार भी हाथ में आ गया। भारत के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाली और हॉलैंड में युद्ध हुआ, जिसमें से इंग्लैंड, आगे देखिएगा, इंग्लैंड विजय रहा है। हॉलैंड को तो भारत छोड़ना ही पड़ा। पुर्तगाली और फ्रांस का कोने में सिमट कर रह गया। अफ्रीका को तो इन्हें बपौती जमीन की तरह बता। यह राष्ट्रवाद के घिनौना प्रभाव था। तो हम यहीं तक लिखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दीजिए। देखिए लिखेंगे फ्रांस का शासक चार्ल्स 10वें निरंकुश शासक थे। घोर प्रतिवादी भी था। उसने फ्रांस में उभरी राष्ट्रीयता को तो दबाया ही, जनतांत्रिक भावनाओं को भी करारा से दबाने का काम किया। उसके द्वारा संवैधानिक जनतंत्र की राह में अनेक रोड़ा खड़े किए गए। उसने पॉलिंगनेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो उससे भी बड़ा प्रतिवादी था। उसने पहले से ही चली आ रही, फिर यहाँ लिखेंगे, समान नागरिकों साहित्य का स्थान पर शक्तिशाली अभिवाजित वर्ग को विशोषित कार्य से विभूषित किया। उससे इस कदम को उदारवादियों की चुनौती समझा। आगे लिखेंगे, उन्हें यह भी संदेह हुआ कि क्रांति के विरुद्ध में एक ऐसा षड्यंत्र है जो फ्रांस के सांसद एवं उदारवादियों को पॉलिंगन की कड़ी भर्त्सना की। चार्ल्स 10वें ने इस विरोध को प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यायों देशों द्वारा उदारवादियों को तंग करने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों को पेरिस में स्थान पर विरोध होने लगा। इस चार्ल्स 28 जून 1830 छुटिया, इसीलिए 1830 को हम लोग क्रांति कहते हैं। अगला और अंतिम देखिए, अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या है? यूनान स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षेप में विवरण दीजिए। देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग और आगे यहाँ देख लीजिए, इतना हम लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह के हम वीडियो देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।